Hello students, welcome to online video class. Today we will discuss about मैकॉलेस मिंट 1835 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1830 के बारे में। 1813 के चार्टर एक्ट, जब 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र जारी किया था, तो इस आज्ञा पत्र में कंपनी ने भारतीयों के शिक्षा के संदर्भ में यह निर्देश दिया था कि जो प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रख रखाव, विकास तथा भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन और भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में खर्च किया जाएगा। परंतु इस आदेश पत्र में न तो साहित्य शब्द की व्याख्या की गई थी और न ही भारतीय विद्वानों को की व्याख्या की गई थी। तो इस बात को लेकर कंपनी में दो विचारधाराओं का जन्म होता है, एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी। यही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी दो वर्ग बन जाते हैं, एक प्राच्यवादी और एक पाश्चात्यवादी वर्ग। तो इस तरह से यह जो विवाद है वो आपके 20 वर्ष के बाद जो नया आज्ञा पत्र आता है 1833 में, उसमें भी यह विवाद प्राच्य और पाश्चात्यवादी को नहीं सुलझाया जाता है। इस परिदृश्य में 10 जून 1834 में 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकॉले गवर्नर जनरल की काउंसलिंग का कानूनी सलाहकार बनकर भारत में आता है। मैकॉले जो हो इंग्लिश भाषा और साहित्य का प्रकांड विद्वान होता है, साथ ही साथ वह विख्यात प्रवक्ता और लेखक भी था। उसने उस तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने उसे जल शिक्षा समिति पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया और उसे यह अपेक्षा की कि जो 1813 के आज्ञा पत्र में जो भी उल्लेखित धनराशि के व्यय की जो बात की गई है, साहित्य की जो बात की गई है, भारतीय विद्वानों का अर्थ किस परिदृश्य में लगाया जाए, उस सभी को वो सुलझा सके। जो इस तरह से जो प्राच्य और पाश्चात्यवादी के बीच में जो भेद है उनको वो दूर कर सके। इसके लिए मैकॉले ने सर्वप्रथम 1813 के आज्ञा पत्र को जो उसमें 43 सेक्शन था उसको गंभीरता से अध्ययन किया। इसके बाद उसने कंपनी के प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी के लिखित वक्तव्यों का अध्ययन किया और अंत में 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को पेश किया। इस विवरण पत्र को मैकॉले का विवरण पत्र भी कहते हैं। इस विवरण पत्र में मैकॉले ने सर्वप्रथम 1813 के आज्ञा पत्र के सेक्शन 43 की व्याख्या की। उसके बाद इस संबंध में उसने अपने जो सजेशंस दिए वो इस प्रकार से है। 1813 के आज्ञा पत्र और 43 सेक्शन धारा का की व्याख्या जो एक्सप्लेन उसने किया वो इस तरीके से किया। इस आज्ञा पत्र के जो 3 प्रमुख मुद्दे थे वो थे आवंटित धनराशि का व्यय किस प्रकार किया जाए, साहित्य शब्द का अर्थ किस तरह से लिया जाए और भारतीय विद्वान की सीमा में कौन से विद्वान लाया जाए। इन तीनों जो मुद्दे थे उन पर उन्होंने प्रमुख विषय को मानते हुए अपने जो सुझाव दिए वो इस प्रकार है। फर्स्ट है हमारा धनराशियों के व्यय की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द आउटगो ऑफ वेल्थ। मैकॉले ने स्पष्ट किया कि इस धनराशि को व्यय करने के संबंध में कंपनी पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वह इसे जिस मद पर जिस तरह व्यय करना चाहती वो कर सके। मतलब मैकॉले का कहना था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि वो कंपनी चाहे किसी भी तरह से कहीं भी खर्च कर सकती है। सेकेंड है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेचर वर्ड, साहित्य शब्द की व्याख्या। मैकॉले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द से लिटरेचर वर्ड से जो मीनिंग केवल इंडियन लिटरेचर जिसमें संस्कृत, अरबी, etc जो है उनसे नहीं लिया जाए, बल्कि इसमें इसकी सीमा में जो वेस्टर्न लिटरेचर है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर है उनको भी शामिल किया जाए, वो भी आते हैं।
थर्ड हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन स्कॉलर्स, भारतीय विद्वान की व्याख्या। भारतीय विद्वानों की सीमा के संबंध में मैकॉले ने कहा कि इसमें केवल भारतीय भाषाओं जिसमें संस्कृत और अरबी के विद्वान ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के भी विद्वान आते हैं, जिसमें लॉक के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लॉक एंड आपके पोएम ऑफ मिल्टन की कविताओं के भी नॉलेज इसमें इंक्लूड किए जाए। तो इस तरह से देखते हैं कि उन्होंने जो प्रमुख 3 मुद्दे थे, जिसमें था एक्सप्लेनेशन ऑफ द आउटगो ऑफ वेल्थ, एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेचर वर्ड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन स्कॉलर, तीनों का अर्थ स्पष्ट करके बताया। अभी हम देखेंगे कि सजेशंस ऑफ लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले के सुझाव। 1813 के आज्ञा पत्र की तथ्य संबंधी धारा 43 की व्याख्या करने के बाद लॉर्ड मैकॉले ने भारतीयों की शिक्षा के स्वरूप में भी अपने प्रमुख सुझाव दिए। जो मेन है वो फर्स्ट है आपके मीनिंग लेस ऑफ एजुकेशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट लिटरेचर एंड नॉलेज, प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। भारतीय साहित्य जिसमें संस्कृत और अरबी के विषय में मैकॉले ने लिखा कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं। इसके इतिहास में 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है और इसके भूगोल में शरीर और मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। इस कारण चिकित्सा शास्त्र ऐसा है जिस पर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी शर्म आएगी, और ज्योतिष शास्त्र ऐसा है कि जिस पर अंग्रेज स्कूली लड़कियां हंसेगी, अतः इसका पढ़ना लिखना निरर्थक है। उसने यह भी सुझाव दिया कि संस्कृत और अरबी भाषा तथा कॉलेज पर सरकारी धनराशि का जो व्यय किया जा रहा है वो व्यर्थ है, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। उसने यह भी सुझाव दिया कि प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर सरकारी धन को व्यय नहीं किया जाए। इस तरह से मैकॉले ने जो प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान शिक्षा को निरर्थक बताया, उसने इसकी कटु शब्दों में आलोचना की। इस तरह से उसने भारतीय साहित्य के विषय में जो सुझाव दिए वो बहुत ही निरर्थक था। सेकेंड हमारा पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण, एजुकेशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंस। मैकॉले अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था। संस्कृत और अरबी साहित्य को तो वो उसके आगे तुच्छ समझते थे। उसने अपने विवरण पत्र में लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ए सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबी। उसने सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान जो है वो अनिवार्य रूप से कराया जाए। उसने जितने भी भारत के साहित्य थे जिसमें संस्कृत और अरबी आते हैं उनको वो निरर्थक बताता है और बोलता है कि जो भी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें जो है वो भारत और अरब के जितने भी साहित्य हैं उसके बराबर है। मतलब उसकी बहुत तीक्ष्ण शब्दों में कटु आलोचना वो भारतीय और अरबी साहित्य की करते हैं। थर्ड है नेसेसरी टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है। प्राच्यवादी भारतीय भाषाओं में जिसमें संस्कृत और अरबी आते हैं वो शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे, वो पाश्चात्यवादी अंग्रेजी को। लेकिन मैकॉले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया। मतलब जो भी प्राच्यवादी थे वो भारत में जो साहित्य थे संस्कृत और अरबी उस पर फोकस करते थे, और जो पाश्चात्यवादी थे वो आपके अंग्रेजी साहित्य पे फोकस करते थे। और मैकॉले ने भी अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी साहित्य को इम्पोर्टेंस देते हुए यह सुझाव देते हैं कि भारत में प्रचलित देशी भाषाएं अविकसित और गंवारू है। इनका शब्दकोश बहुत सीमित है। इनके माध्यम से भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित नहीं कराया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान
भंडार है। जो अंग्रेजी भाषा को जानता है वह उस विशाल ज्ञान भंडार को जान सकता है जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से ही कराया जा सकता है। संस्कृत और अरबी जो भारत की सर्वसाधारण की भाषा नहीं है और इन्हें सीखने में भारतीयों की रुचि भी नहीं है, वैसे भी इनकी अपेक्षा अंग्रेजी भाषा सीखना सरल है, इसलिए इसे ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। फिर नेक्स्ट हमारा अंग्रेजी शासकों की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है और अब भारत के उच्च वर्ग के लोगों की भाषा है, अतः इसे ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अब है नेक्स्ट हमारा कि प्रबुद्ध भारतीय राजा राम मोहन राय आदि भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के विकास और उत्थान के लिए अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान सीखना आवश्यक है, अतः अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। मैकॉले ने भारतीय कानून की शिक्षा के लिए अरबी और फारसी भाषा को माध्यम बनाए जाने का विरोध किया और सुझाव दिया कि भारतीय कानून का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और उसकी शिक्षा भी अंग्रेजी माध्यम से दी जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सजेशंस है वो है आपके अरेंजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर अपर क्लास, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था। मैकॉले ने अपने विवरण पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के पास इतनी धनराशि नहीं है कि वह भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था कर सके। उसने सुझाव दिया कि सरकार केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर सके। अपने इस सुझाव में उसने निम्न पक्ष के बारे में तर्क प्रस्तुत किया है कि इससे भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो शासक अंग्रेज और जो शासित भारत की आम जनता के बीच संदेशवाहक का कार्य करेगा। नेक्स्ट है, इससे भारत में दो वर्गों का निर्माण होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग और उच्च शिक्षा से वंचित निम्न वर्ग। नेक्स्ट है, इससे उच्च वर्ग में पढ़ रहे पाश्चात्य संस्कार धीरे धीरे उनके संपर्क में आने वाले निम्न वर्ग पर पढ़ने लगेंगे और जो कंपनी को कनिष्ठ पदों पर कार्य करने वाले भारतीय सरलता से मिल सकेंगे। तो ये जो भी उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो करना चाहती थी उसमें मैकॉले ने अपने फायदा, कंपनी का फायदा को देखते हुए किया। उसने जन शिक्षा की अवहेलना की, उसने संपूर्ण लोगों की शिक्षा व्यवस्था को निराधार बताया। तो इस तरह हम देखते हैं कि उसने जो सजेशन दिया कि अरेंजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर अपर क्लास, ये उसका सुझाव था। इसमें सुझाव था कि सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही उच्च शिक्षा दी जाए, उसमें जन शिक्षा शामिल ना हो। नेक्स्ट है हमारा कि इम्पोर्टेंस पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रल इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक। मैकॉले भारत में पाश्चात्य ईसाई धर्म, पाश्चात्य यूरोपियन संस्कृति और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर भारतीयों को पाश्चात्य से परिपूर्ण करना चाहता था, परंतु यह सब कार्य बहुत चतुरता से वह करना चाहता था। इसके लिए वह सब के लिए सीधे तौर पर भारतीयों को अपने धर्मों की रक्षा और उनके प्रसार के लिए क्रियाशील रहने के लिए बताया और दूसरी ओर अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगे। इसलिए उसने विद्यालयों में किसी भी धर्म की शिक्षा के लिए विशेष रूप से देने के सुझाव पर चुप रहा, मतलब वो किसी भी तरह के धर्म की शिक्षा देने के संबंध में के पक्ष में वो नहीं था। इस तरह हम देखते हैं कि सजेशंस ऑफ मैकॉले में आपके जो थे मीनिंगलेस ऑफ एजुकेशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज, आपका एजुकेशन of Western literature and knowledge, importance necessary to make English the medium of instruction or arrangement of higher education institutions for upper class and important policy of religious neutral and education। इन सभी सुझाव के द्वारा उसने भारत में भारतीय जो भी संस्कृति के साहित्य थे, जो अरबी भाषा के साहित्य थे, उसकी अवहेलना की और वेस्टर्न लिटरेचर को बहुत इम्पोर्टेंट बताया, इंग्लिश को
मीडियम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बताया। और जो उच्च वर्ग के लोगों को ही उच्च शिक्षा की बात पर अत्यधिक फोकस किया, जन शिक्षा की अवहेलना की, और धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में उसने कोई भी नीति नहीं अपनाई। तो इस तरह हम देखते हैं कि उसके जो सुझाव थे वो अपने हित में थे, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में थे, जिससे कंपनी का शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसमें हम देखते हैं कि उसने भारत में जो शिक्षा बनाई उसमें उसने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दिया। अब हम देखेंगे कि जो मैकॉले के विवरण पत्र का मूल्यांकन या उसके मेरिट एंड डिमेरिट क्या है। तो मैकॉले के विवरण पत्र का जो सुझाव आया, यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो वो भारतीय दृष्टिकोण से उसमें कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ बुराइयाँ भी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ मैकॉले मिंट। फर्स्ट हमारा कि राज्य और पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय, लॉजिक डिसीजन इन सब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट एंड आपके अंग्लिसिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकॉले ने पश्चातवादियों का ही समर्थन किया था और बहुत पक्षपात पूर्ण ढंग से यह किया था। उसने बहुत चतुराई के साथ, अगर कहा जाए तो वो उसकी विशेषता थी, जिसका बहरहाल विवाद का तो हल तो प्रस्तुत हुआ। मतलब उसने जो निर्णय लिया कि साहित्य क्या है, साहित्य में कौन से साहित्य आते हैं, तो उसने दोनों साहित्य मतलब इंडियन लिटरेचर एंड वेस्टर्न लिटरेचर्स को इम्पोर्टेंस दिया। अगर इंडियन स्कॉलर्स की बात करते हो तो उसमें इंडियन स्कॉलर्स के साथ साथ वो वेस्टर्न स्कॉलर्स की भी बात करते हो। तो इस तरह उसने जो उसकी अच्छाइयाँ थी, जो उसके गुण थे, उसमें था कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के विषय में उसने तर्कपूर्ण निर्णय लिया। दोनों को वो लेकर चलता है, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों वर्ग को। सेकेंड है आपका एडवोकेसी ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज लिटरेचर एंड नॉलेज। ज्ञान देखा जाए तो ज्ञान अपने में प्रकाश है, अमृत है, और कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए तो उसे लेना चाहिए। मैकॉले ने भी ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता स्पष्ट की। उसने भारतीयों को परिचित कराने पे बल दिया कि भारत के लोग जो भी है वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित हो, और उसके विषय में विवरण पत्र में अगर देखा जाए तो ये उसके विवरण पत्र की अच्छाई है। तो उसने भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की जानकारी दी, वेस्टर्न लैंग्वेज लिटरेचर का उसने नॉलेज दिया। नेक्स्ट है एडवोकेसी फॉर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। मैकॉले के समय भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा चल रही थी वह रूढ़िवादी थी, प्राचीन साहित्य प्रधान थे। मैकॉले ने उसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रधान बनाने पे बल दिया, उसे प्रगतिशील बनाने पे बल दिया। उसके इस विवरण पत्र की सबसे बड़ी अच्छाई थी कि उसने जो शिक्षा थी उसे प्रगतिशील शिक्षा के रूप में दिग्दर्शित किया। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति में मैकॉले ने उस समय हिंदू पाठशालाओं में हिंदू धर्म, मुस्लिम में मकतब और मदरसों में इस्लाम धर्म और ईसाई मिशनरियों में स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही थी। मैकॉले ने सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दिए जाने की सिफारिश की, जो कि भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह बहुत ही उचित सुझाव था, बहुत ही एप्रोप्रिएट सजेशन था। इसे हम देखते हैं कि मैकॉले के विवरण पत्र में जो अच्छाइयाँ या गुण हैं वो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय लेते हैं, पाश्चात्य भाषा साहित्य और ज्ञान विज्ञान की वकालत करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा की वकालत करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाते हैं। लेकिन इस सब के अलावे मैकॉले के विवरण पत्र में बहुत सारे कमियां भी थी, जिसमें है कि फर्स्ट है inappropriate suggestion to make English the medium of
इंट्रोडक्शन। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव अनुचित है। किसी भी देश की जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो उस देश के नागरिकों की मातृभाषा अथवा मातृभाषाओं के आधार पर होना चाहिए। लेकिन मैकॉले ने भारत में जो शिक्षा का माध्यम बनाया वो अंग्रेजी बनाने के सुझाव पर बल दिया। इससे बहुत से भारतीय शिक्षा लेने से वंचित रह गए। इस तरह से हम देखते हैं कि यह मैकॉले के विवरण पत्र मैकॉले मिल्स के एक बहुत बड़ा डिमेरिट रहता है। फिर केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था के अनुचित सुझाव। शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे किसी वर्ग तक सीमित रखना मानवीय अधिकारों का हनन करने के समान होता है। इस दृष्टि में मैकॉले की जो नीति थी कि उच्च के वर्ग के लोगों को ही उच्च शिक्षा प्राप्त हो, जिससे जो सर्वसाधारण थे वो उच्च शिक्षा से वंचित रह गए, यह मैकॉले के विवरण पत्र का एक बहुत बड़ा दोष होता है। थर्ड है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट लिटरेचर। प्राच्य साहित्य की आलोचना दोषपूर्ण। मैकॉले ने प्राच्य साहित्य को अति निम्न कोटि का बताया, उसकी बहुत मजाक उड़ाई, उसने उसकी दोषपूर्ण अभिव्यक्ति की। उसने जितने भी भारतीय वेद थे, जिसमें मान लीजिए आपके एग्जाम्पल ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उन सबका उन्होंने मजाक उड़ाया। साथ ही उन्होंने चरक के आयुर्वेद विज्ञान आदि का भी मजाक उड़ाया। इस तरह से अगर वो सही व्यक्ति होता तो इन सारे को पढ़ता और वो समझ पाता कि ये सब सही है, लेकिन उसने इस तरह से भारतीय जो भी प्राच्य साहित्य थे उसकी आलोचना वो करता है। फिर 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण। मैकॉले को शिक्षा के लिए स्वीकृत धनराशि के व्यय किए जाने के संबंध में यह कहना कि उसे किसी भी रूप में कहीं भी व्यय किया जा सकता है। साहित्य से तात्पर्य प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य से की थी। भारतीय विद्वान का अर्थ उसने भारतीय साहित्य के विद्वानों के साथ साथ लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता को जानने वाले भारतीय विद्वानों से भी की है। तो यह जो उसकी नीति थी वह पक्षपातपूर्ण थी। दूसरी यह बात दूसरी है कि वह उसे अपने तर्कों से उचित सिद्ध कर सका था। मतलब यह कहीं से भी सही नहीं होता कि जो साहित्य की बात की जा रही है उसमें उसने वेस्टर्न साहित्य लिटरेचर की बात करता है या इंडियन स्कॉलर्स में उसने लॉक और मिल्ट को शामिल करता है, यह कहीं तरह से उचित नहीं, लेकिन उसने इसे अपने वक्तव्यों से सिद्ध किया। फिर नेक्स्ट है निश्चलंदन सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। एप्रोप्रिएट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी। यूँ तो मैकॉले से पहले भी कई अंग्रेज विद्वान यह बात कह चुके थे कि कंपनी को केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए उस शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, निम्न वर्ग के लोगों को उनके संपर्क में आकर स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। परंतु मैकॉले ने इसकी पुष्टि तर्कपूर्ण ढंग से की, जो आगे चलकर एक बार सरकार की शिक्षा नीति का अंग बन गया, और यह उसकी चालाकी भरा सुझाव था। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपके जो भी था कि उच्च वर्ग को अगर शिक्षा दिया जाता है तो निम्न वर्ग उनके ये में आने से ही उन्हें उच्च शिक्षा का ज्ञान हो जाएगा। इस तरह इसने सही जो सिद्धांत था वो नहीं दिया। अब हम देखते हैं कि जो मैकॉले का विवरण पत्र आता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके जो इम्पैक्ट ऑफ मैकॉले मिंट, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति की घोषणा। मैकॉले ने बड़ी चतुरता से 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या की थी। इतने तर्कपूर्ण से की कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी इसके सुझाव से सहमत हो गया। इसके माध्यम से भारत में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। इसके बाद जितनी भी शिक्षा नीति बनी वह इसी के आधार पे बनी। नेक्स्ट है हमारा बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। नीति की घोषणा होने के साथ ही भारत में जो शिक्षा का माध्यम बना वो इंग्लिश बनता है। तो इससे हम देखते हैं कि मैकॉले विवरण पत्र का एक प्रभाव यह भी है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी। सेकेंड है हमारा द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश
रॉयल्टी डिक्लेरेशन अंग्रेजी काज की भाषा घोषित। 1837 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित कर दी और यह मैकॉले के अंग्रेजी के पक्ष में दिए गए तर्कों से पूर्ण तरह से सहमत थी। नेक्स्ट है हमारा सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता। इंग्लिश मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट जॉब। 1844 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने एक आदेश जारी कर यह निर्देश किया कि सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति के लिए अंग्रेजी जानना आवश्यक है। जो अंग्रेजी जानेंगे उन्हीं कैंडिडेट को वरीयता प्रेफरेंस दिया जाएगा और इस प्रेफरेंस को व्यवहारिक रूप से अनिवार्य बना दिया गया था। तो इससे हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकॉले के विवरण पत्र के द्वारा भारत की शिक्षा प्रणाली में ये सारे चेंजेस आते हैं, उसका यह प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। जिन्हें नहीं आया हो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू।